चैप्टर हम लोग पढ़े थे भारत का भूगोल में आकार एवं स्थिति, उस पर हम बताए थे कि कुछ क्वेश्चन भी आया हुआ है एग्जाम में उस चैप्टर से। तो देखिए सामने ये क्वेश्चन निकाल कर रखा गया है। ये क्वेश्चन है 90 ईस्ट रीज कहाँ पर स्थित है। तो उसमें आपको बताया गया था 90 ईस्ट से संदर्भ यहाँ पे है जो 90 डिग्री का पूर्वी देशांतर है उससे। तो 90 डिग्री का पूर्वी देशांतर आप जानेंगे सही से कि बांग्लादेश का जो मानक समय है वो 90 डिग्री है और बांग्लादेश की जो भौगोलिक अवस्थिति है वो है बंगाल की खाड़ी के उत्तरी भाग में। अर्थात बांग्लादेश से यदि हम लोग एक लाइन ड्रॉ करें तो बंगाल की खाड़ी से होते हुए 90 डिग्री ईस्ट देशांतर रेखा गुजरेगी और उसी पर जो रीज है उसको हम लोग 90 डिग्री ईस्ट रीज के नाम से जानते हैं। अर्थात ऑप्शन में बंगाल की खाड़ी होगा तो वो भी सही होगा, नहीं तो बंगाल की खाड़ी हिंद महासागर का भाग है इसलिए हिंद महासागर होगा। ठीक है, पे हिंद महासागर। फिर है अरब सागर के पानी का औसत खारापन कितना होता है। वो है 35 पीपीटी, यानी पीपीटी से संदर्भ हुआ 35 का मतलब है यहाँ पे 35 ग्राम पर लीटर। ठीक है, पर लीटर नहीं बल्कि पर केजी वाटर। 35 पीपीटी का मतलब है सीधा समझना है कि 1 केजी पानी में 35 ग्राम नमक पाया जाता है अरब सागर वाला जल में। ठीक है, वही चीज यहाँ पे देखिए, सब बीपीएससी पूछा हुआ है इसलिए यहाँ पे निकाल करके आपको दिखाया जा रहा है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है। तो हिंद महासागर से लाल सागर और लाल सागर से फिर सुएज नहर से हम लोग भूमध्य सागर जाते हैं। तो आंसर होगा इसका वाब एल मंदेब। वाब एल मंदेब। ये जो पिछला दिन जो लास्ट फिगर दिखाए थे उस फिगर से ये 3 क्वेश्चन देखिए है। चूंकि चाइना का बात हुआ था, एशिया महाद्वीप का क्षेत्रफल में चाइना दूसरा सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा रूस है। जनसंख्या में एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश चाइना है और दुनिया में भी, विश्व में भी चाइना ही है। तो चाइना से क्वेश्चन आया हुआ है कि टकलामाकन किस देश में अवस्थित है। टकलामाकन एक मरुस्थल है और वो चीन में अवस्थित है। टकलामाकन चीन में अवस्थित मरुस्थल है। तो यहां तक हम लोग कर लिए ये क्वेश्चन भी। अब आगे का चैप्टर आज चलेंगे, बहुत अच्छा से आपको सब पढ़ाया जा रहा है। चलिए अगला है चैप्टर राजनीतिक विभाजन भारत का। तो आपको मालूम है कि भारत का जो क्षेत्रफल है उसमें वर्तमान समय में राज्यों की संख्या 28 हो गई है। 29 था, लास्ट तेलंगाना का निर्माण हुआ था 2014 में 2 जून को। लेकिन अब एक जो जम्मू कश्मीर था और लद्दाख, उसको 2 अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की वजह से संख्या रह गया 28। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा देख लें। राजनीतिक विभाजन में भारत में कुल 28 राज्य हैं। इसके पहले जो विभाजन हुआ था 2000 ईस्वी में 25 था, तो 25 से बना 3 28 हो गया था। ठीक है, वही लिखा हुआ है। भारत में पहले 25 राज्य थे, परंतु 2000 ईस्वी में 3 राज्य, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और फिर बिहार से झारखंड बना था। ठीक है, 3 राज्य जब बना तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, इसके बाद उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना और बिहार से झारखंड बना। तो 25 3 28 टोटल हो गया 28। अब जो है अगला हम लोग देख रहे हैं कि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक राज्य बना। ठीक है, यहाँ सब दिख रहा होगा आपको। चलिए, कहते हैं बिहार से झारखंड को पृथक करके बनाया गया था। 2014 ईस्वी में आंध्र प्रदेश से नए राज्य तेलंगाना बनाए गए। 2019 में
जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने के बाद अब राज्यों की संख्या 28 रह गई है। देखिए एग्जाम में 28, 29, 27 कुछ ऐसा दिया हुआ रहेगा, अच्छा से प्रैक्टिस करके रखिए। 28 मारना है, ऐसा नहीं हो पाता है एग्जाम के समय में। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में उस समय गलती होने का संभावना रहता है। तो आप जानिए कि राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेशों की भी संख्या ये 7 से बढ़ करके 8 हो गया था 9, लेकिन अब फिर घट करके हो गया 8। ये आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। तो ये अब देखिए थोड़ा सा मैथ को अच्छा से देख लीजिए। जो लोगों को प्रैक्टिस किया हुआ है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता है, लेकिन जिनका प्रैक्टिस नहीं किया हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे गुजरात से तट सीमा है, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, इधर देखिए 5 राज्य हैं जो कि सीमा तट से लगा हुआ है। इधर में देखिए 4 राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो कि तट से सीमा है। ये दोनों ऐसे राज्य हैं, यानी गुजरात और पश्चिम बंगाल, जिनका स्थलीय सीमा भी है। देखिए ऊपर पाकिस्तान के साथ स्थलीय सीमा भी है और बांग्लादेश के साथ पश्चिम बंगाल का स्थलीय सीमा है। तो यानी ये जो 9 राज्य हुआ ये जलीय सीमा भी है, और जिसमें 2 ऐसे राज्य हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों है, याद रखना है आपको, ठीक है। और इन दोनों राज्यों से होकर कर्क रेखा भी गुजरती है, पिछले दिन ही चर्चा हो गया था। इस प्रकार से कर्क रेखा गुजरता है। तो देखिए गुजरात से राजस्थान यहाँ पे थोड़ा सा टच किया, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, इतने राज्यों से होकर कर्क रेखा जाता है। सबसे पूर्व में मिजोरम हुआ, सबसे पश्चिम में गुजरात हुआ। चलिए यहाँ तक हम लोग देख लिए, आगे फिर देखते हैं। भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। देखिए यहाँ पे बताया गया है अंडमान निकोबार समूह, द्वीप समूह, जिसका क्षेत्रफल देखिए, क्षेत्रफल के रूप में इसका आंकड़ा है 8249 किलोमीटर स्क्वायर। चंडीगढ़ 114 किलोमीटर स्क्वायर। दादर नागर हवेली और दमन दीव एक साथ कर दिया गया 2019 में 491 वर्ग किलोमीटर। दिल्ली 1490 वर्ग किलोमीटर। अब आप देखिए कि 2 मिलाने के बाद 491 वर्ग किलोमीटर है, ठीक है। 491 2 मिलाने के बाद। तो अभी तक जो हम लोग पढ़ रहे हैं, दिल्ली, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर नागर हवेली में चंडीगढ़ सबसे छोटा है और सबसे छोटा मिलेगा लक्षद्वीप, आगे देखेंगे। पुदुचेरी 492। अब देखिए पुदुचेरी 492 और दादर नगर हवेली 491। बहुत भी आई है यहाँ पे। यदि आपको क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम या आरोही क्रम में पूछ देगा तो आपको यहाँ पे बनाना है क्या कि पुदुचेरी और दमन दीव में कोई खास अंतर नहीं है, 1 वर्ग किलोमीटर का अंतर है, जिसमें कि पुदुचेरी ही बड़ा है, ठीक है। पुदुचेरी बड़ा। लक्षद्वीप सबसे छोटा है 32 वर्ग किलोमीटर का। जम्मू कश्मीर ये और लद्दाख ये सबसे बड़ा भी है। लद्दाख के बाद है जम्मू एंड कश्मीर। तो यदि इसको अवरोही क्रम में सजाया जाएगा तो सबसे पहले आएगा लद्दाख, एल से लद्दाख लिखते हैं। दूसरा आएगा जम्मू एंड कश्मीर, जे से लिखा जाएगा जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। अब देखिए तीसरा, ये जान लेना है अच्छा से, एग्जाम में आ सकता है। लद्दाख के बाद जम्मू कश्मीर के बाद आएगा आपका ये अंडमान निकोबार, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है। और चौथे नंबर पे कौन आएगा तो अब देख लेते हैं हम लोग, दिल्ली। चौथे नंबर पर दिल्ली, ये 4। इसके बाद 5वें नंबर पर पुदुचेरी, 6ठे नंबर पे दादर नगर हवेली, 7वें नंबर पर चंडीगढ़ और सबसे लास्ट में 8वें नंबर पे लक्षद्वीप आएगा, ठीक है। बहुत अच्छा से समझ रहे होंगे। तो आपको इस तरह से याद रखना, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार, दिल्ली, पुदुचेरी, इसके बाद पुदुचेरी के बाद दमन दीव
और इसके बाद चंडीगढ़ और लास्ट में लक्षद्वीप। ये इस प्रकार से क्रोनोलॉजिकली आपको याद रखना है। अब देखिए शुरू का ये 4 तो लग रहा है कि याद हो जाएगा, लेकिन इसके बाद 4 अच्छा से याद रखिएगा। पुदुचेरी, दमन दीव, चंडीगढ़ और लास्ट में लक्षद्वीप। आपको छोटा वाला से ही पूछेगा। हमेशा क्षेत्रफल में पुदुचेरी बड़ा है, दमन दीव और दादर नगर हवेली मिला देने के बाद भी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश, दिल्ली को केंद्र शासित राष्ट्रीय राजधानी भी कहते हैं। आपको मालूम है, ये सब जानना बहुत पहले जान चुके हैं। देखिए ये है पुदुचेरी के बारे में यहाँ पे मैप पे लाया गया है पोजीशन पुदुचेरी का। देखिए एक पुदुचेरी ये हुई है, एक पुदुचेरी ये भी है, एक पुदुचेरी ये भी है और एक पुदुचेरी यहाँ भी है। देखिए पुदुचेरी यहाँ भी है। ये पुदुचेरी का नाम है येनम और ये है आंध्र प्रदेश में। एक पुदुचेरी तमिलनाडु में जो है वो तो है ही, यही इसका मुख्यालय है। और एक क्रैकल है, ये भी तमिलनाडु में ही है। और एक माहे है, ये केरल में है। तो पुदुचेरी कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो आंसर होगा 3 राज्य, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। पुदुचेरी की भौगोलिक अवस्थिति कितने क्षेत्रों में या कितने स्थानों पर है? तो होगा आंसर 4, 2 तमिलनाडु में, 1 आंध्र प्रदेश में और 1 केरल में। पुदुचेरी का वह भौगोलिक क्षेत्र, वह भौगोलिक अवस्थिति जो अरब सागर के तट पर है। तो आंसर होगा माहे। ठीक है, क्वेश्चन रह सकता है कि पुदुचेरी का कौन सा भाग अरब सागर पर है? तो माहे। कितने भाग बंगाल की खाड़ी से सटा हुआ है? तो आंसर होगा 3। सबसे उत्तर में पुदुचेरी का कौन सा भाग है? तो येनम। सबसे दक्षिण में कौन सा भाग है? तो करैकल। इस तरह से आपको याद रखना है। ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस तरह से आपको याद रखना है। चलिए, यदि अक्षांश बढ़ते अक्षांश के रूप में पुदुचेरी का चारों भाग को सजाना होगा तो पहले करैकल आएगा, उसके बाद पुदुचेरी आएगा, फिर माहे आएगा, उसके बाद से येनम आएगा। ठीक है, ये सबसे लो लैटिट्यूड पे है। उसके बाद पुदुचेरी आता है, फिर माहे आता है और फिर लास्ट में येनम आता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना सभी लोग? ओके, चलिए इसके बाद हम लोग को पढ़ना है भारत का मुख्य पर्वत और पठार। ठीक है, पर्वत और पठार के बारे में हम लोग जानेंगे। तो भारत जैसा कि जानते हैं 32,87,263 वर्ग किलोमीटर का जो एरिया है भारत, संपूर्ण भारत का आधा से अधिक भाग पर्वत, पहाड़ी और पठारी भाग है। आधा से कम भाग मैदानी भाग है। मैदानी भाग लगभग 43 किलोमीटर है और रेस्ट जो है उसमें पर्वत, पहाड़ी और पठार आता है। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा देखेंगे इसको, बहुत इंटरेस्टेड है और बहुत एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए लिखा हुआ है भारत मुख्य पर्वत एवं पठार। भारत के संपूर्ण स्थलाकृतिक क्षेत्रफल में, जो भारत का संपूर्ण स्थलाकृतिक क्षेत्रफल है वो कितना है? 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। यही तो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर एरिया। अब इस एरिया का कितना प्रतिशत क्या है वो हम लोग देखेंगे। तो पर्वत का विस्तार है 10.6% भाग पर और पहाड़ी है 18.5, तो लगभग 29% भाग पर पर्वत और पहाड़ी हो गया। ठीक है, जो कि पठार से ज्यादा है, पठार इससे कम ही है। ठीक है, यदि दोनों को मिला देंगे तो पठारी भाग से ज्यादा हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पठारी भाग भी लगभग 27 से 28 के बीच में आता है। चलिए हम लोग इसको देखेंगे भी अच्छा से, लेकिन पहले देख लें एक और डाटा आगे। कहते हैं पठार 27.7% भाग पर है। ठीक है, पर्वत
पहाड़ी के बाद पठार जो है 27.7%, और शेष जो रह गया वो 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। मैदान कहाँ कहाँ होगा? तो मैदान सिंधु गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत के उत्तरी भाग में, हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार के मध्य में, बहुत इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है, जो कि सिंधु गंगा और ब्रह्मपुत्र के द्वारा निर्मित होता है और उसकी सहायक नदियों के द्वारा। इसके बाद और तटीय मैदान, जो प्रायद्वीपीय भारत के तटीय मैदान है, कल बताया गया था कि 7516.6 किलोमीटर जो समुद्र तट है, उसमें 6100 किलोमीटर समुद्र तट भारत के मुख्य भूमि से है। तो जो मुख्य भूमि में समुद्र तट पूरा प्रायद्वीपीय भारत में बनता है, वहां पे भी तटीय मैदान का विस्तार है। इसके बाद जो दक्षिण भारत की कुछ प्रमुख नदियां हैं जो डेल्टा का निर्माण करती है, वहां पे भी, और उसके साथ साथ कुछ पतली पट्टी के रूप में भी मैदान का निर्माण है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जान गए पर्वत, पहाड़ी, पठार और फिर मैदान। पर्वत 10.6, पहाड़ी 18.5, पठार 27.7 और फिर रेस्ट लगभग 43% भाग पर मैदान का विस्तार है। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब हम लोग देखिए, यहाँ से ये कार्डामम पहाड़ी पूछ दिया है बिहार लोक सेवा आयोग में। ठीक है, बीपीएससी में पूछा हुआ, सबसे दक्षिण में आपको दिख रहा है और यही एग्जाम में पूछा हुआ है। तो जो यहाँ पे अभी हम दिखाएंगे, जो आपको बताया जाएगा एग्जाम में, सरफेस से ही क्वेश्चन रहता है। यदि आप इसको गौर से देख रहे हैं, समझ पा रहे हैं, यही एग्जाम में आ जाएगा क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला पार्ट को देख रहे हैं। तो ये जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये हिमालय है, ये हिमालय का पार्ट है। फिर हम लोग भौतिक विभाजन चलेंगे तो वहां पे भी आपको अच्छा से और दिखाया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे काम चलाने लायक एक इमेजिनेशन आपको कर लेना है। जो उत्तरी भाग है ये हिमालय पर्वतीय क्षेत्र है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर ट्रांस हिमालय भी है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर के रूप में। ठीक है, और ये हिमालय, तो हिमालय और ट्रांस हिमालय भारत के उत्तरी भाग में है। जो ट्रांस हिमालय ये कहां तक सीमित रह गया? जम्मू एंड कश्मीर प्लस लद्दाख तक, जबकि हिमालय जम्मू कश्मीर से लेकर के चला जाता है अरुणाचल प्रदेश तक और फिर इधर मुड़ता भी है। इस तरह से हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग नाम बहुत अभी याद कुछ नहीं करना है, पहले दृष्टिपात करना है। ये हिमालय का क्षेत्र है। हिमालय में ही देखिए, यहाँ चले आएंगे तो देखिए अब एग्जाम में पूछा जाएगा डाफला पहाड़ी कहाँ है। याद रखिएगा, मिसमी पहाड़ी कहाँ है? ये दोनों अरुणाचल प्रदेश में, डाफला और मिसमी अरुणाचल में। ठीक है, डाफला और मिसमी अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र में पहाड़ी है। एग्जाम में आएगा, मारना है कि डाफला मिसमी कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर गारो खासी जयंती है, ये तीनों कहाँ है? तो ये बहुत सबको मालूम रहता है, ये मेघालय में है। गारो खासी जयंती है मेघालय में। नागा हिल नागालैंड में है। मिजो हिल मिजोरम में। ठीक है, आगे आएंगे तो सब भुवन वगैरह भी सब पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, जो बीपीएससी में पूछा था, लेकिन अभी आपको इतना जानना है। डाफला मिसमी, इसके बाद आगे फिर देखते हैं। सब पहाड़ी को एक बार दिमाग में सेट कर लेना है। अरावली पहाड़ी विश्व का सबसे पुराना, ये राजस्थान में है। अरावली विश्व का सबसे पुराने वलित पर्वतों में से एक अरावली पहाड़ी, जो प्री कैम्ब्रियन एज का पहाड़ी है ना, पूर्व कैम्ब्रियन का, ये अरावली में कैसा है? तो ये वलित है। चलिए इसके बाद देखिए, मांडव श्रेणी गुजरात में, विंध्य पर्वत मध्य प्रदेश में, और ये फिर थोड़ा उत्तर प्रदेश तक चला जाता है। कैमूर ये मध्य प्रदेश से होते हुए बिहार में आता है। इसके बाद हजारीबाग का पठार यहाँ पे दिखाया गया है। ये छोटा नागपुर का पठार का उत्तरी भाग जो है, उसको हम लोग हजारीबाग के पठार के रूप में भी जानते हैं, और फिर उससे चले आते हैं तो कोडरमा का पठार भी कहलाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। फिर रामगढ़ पहाड़ी, ये सभी झारखंड का छोटा नागपुर का क्षेत्र में आता है। चलिए आगे फिर सतपुड़ा मध्य प्रदेश में, सतपुड़ा मध्य प्रदेश में कैसा पर्वत है सतपुड़ा? तो ये एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत का उदाहरण। अजंता
सतमाला ये सभी महाराष्ट्र में, हरिश्चंद्र श्रृंखला महाराष्ट्र में, बालाघाट महाराष्ट्र में। अब देखिए बालाघाट एक छत्तीसगढ़ में और मध्य प्रदेश के सीमा पे भी है, ठीक है, लेकिन ये बालाघाट श्रृंखला है, ये महाराष्ट्र में है, ठीक है। ग्वालीगढ़ ये महाराष्ट्र का क्षेत्र में आता है। दंडकारन ये छत्तीसगढ़ में आता है, ठीक है। मलेगिरी की पहाड़ी ये उड़ीसा में आता है। गढ़जात की पहाड़ी उड़ीसा में आता है। नल्ला मल्ला पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश में आता है, ठीक है। नीलगिरी आपको मालूम है 3 राज्यों की सीमा पर है। कौन कौन? तो ये है 3 राज्य, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। चलिए, दोदा बेटा नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है, 2637 मीटर है। चलिए, अन्नामलई पहाड़ी तमिलनाडु में आता है। जवाड़ी पहाड़ी तमिलनाडु में आता है। सेबराय भी तमिलनाडु में आता है। और कार्डमम पहाड़ी तमिलनाडु और केरल की सीमा पर है, जो कि भारत का सबसे दक्षिण में पहाड़ी है। और ये बीपीएससी पूछ चुका है, बीपीएससी पूछ लिया ये क्वेश्चन कि सबसे दक्षिण में कौन पहाड़ी है। तो एक प्रकार से आप इतना समझ गए, देख लिए। फिर वीडियो इसका मिलेगा, वीडियो फिर देखिएगा और भी समझ में आ जाएगा। चलिए आगे भागते हैं। ये जो कमिंग बीपीएससी एग्जामिनेशन है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, सब उसी को देखते हुए सब बनाया जा रहा है। कहता है पर्वत पृथ्वी के वे भाग है, पर्वत के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। पर्वत पृथ्वी के वे भाग हैं जो अपनी चारों ओर की भूमि से ऊंचे होते हैं। बिल्कुल, पर्वत ये ना है, ये क्या है? ये पर्वत है। दूसरी बात, पर्वत में ये श्रृंग होना जरूरी है, ठीक है। जो चोटी है ये होना जरूरी है और दोनों ओर, चारों ओर जो है ढाल होता है, ठीक है। अब चोटी ना होकर के जैसे सपाट हो गया, जैसे ये, तो ये हो जाएगा पठार, ठीक है। टेबल नुमा उच्च आकृति पठार कहलाता है और जिसमें श्रृंग होगा वो पर्वत कहलाता है। ऊंचे होते हैं। पर्वत का ऊपरी सिरा प्राय नुकीला होता है। देखिए ये नुकीला होता है। सामान्यतः धरातल से जिस भाग की ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है, पठार भी कहेंगे। 600 मीटर से ऊंचा भी पठार हो सकता है, लेकिन वही दोनों में क्या बताया गया अंतर? ये पठार का उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, ये पठार हो जाएगा। जैसे अमेरिका में ओजार्क का पठार वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो वो पठार है क्योंकि ऊपर में श्रृंग नहीं है, ठीक है। ये नुकीला पार्ट नहीं है, कॉनिकल पार्ट नहीं है। चलिए, जिसकी ऊंचाई 600 मीटर से कम होती है उसे पहाड़ी कहते हैं। समझ में आ गया? पहाड़ी। अभी हम लोग देखे थे पहाड़ी 18.5% भाग पर भारत में पहाड़ी है और 10.6% भाग पर पर्वत है। चलिए, कहते हैं इसके लिए शीर्ष नुकीला तथा आकार संकुचित होना। बिल्कुल, नुकीला आकार जब तक नहीं होगा पर्वत नहीं होगा या पहाड़ी नहीं होगा। निर्माण प्रक्रिया के आधार पर निम्न प्रकार के पर्वत होते हैं। वलित पर्वत, भारत में अरावली वलित पर्वत है, हिमालय वलित पर्वत है। ब्लॉक पर्वत, भारत में सतपुड़ा ब्लॉक पर्वत है। इसके बाद गुम्दाकार पर्वत, गुम्दाकार पर्वत के उदाहरण के रूप में आप कई छोटे मोटे पर्वत जो चारों ओर से गुम्बद के रूप में, उसे गुम्दाकार पर्वत कहते हैं, ठीक है। आगे उदाहरण आएगा। चलिए देखिए आगे, यहाँ आपको साफ साफ दिख रहा होगा, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। देखिए दिखाया गया है काराकोरम। ये जैसा कि भी थोड़ा देर पहले नाम आ रहा था, काराकोरम ट्रांस हिमालय का भाग है। काराकोरम ट्रांस हिमालय, इसी काराकोरम में केटू भारत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, 8611 मीटर। इसके बाद काराकोरम के बाद देखिए लद्दाख है श्रेणी में, इसके बाद लद्दाख आ गया और लद्दाख के बाद देखिए जास्कर आ गया। ये हमेशा याद रखिएगा, उत्तर से जब पूछेगा तो काराकोरम, दक्षिण वाला पूछ लिया है तो सबसे उत्तर यदि पूछा जाएगा बीपीएससी का एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में, तो सबसे उत्तर में काराकोरम है, सबसे दक्षिण में कार्डमम की पहाड़ी है, ठीक है, इलायची की पहाड़ी है, कार्डमम की पहाड़ी, सबसे उत्तर में काराकोरम हो गया, ठीक है। चलिए, काराकोरम के बाद लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर, ये 3 ट्रांस हिमालय का भाग है। इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं हिमालय, यानी ट्रांस हिमालय के जो दक्षिणी भाग है वो हो जाएगा हिमालय।
हिमालय में भी 3 पर्वत आएगा मुख्य रूप से, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। जैसे कि देखिए यहाँ पर आ गया बृहत लिखा हुआ है, ये 3 छोड़ दीजिए, उसके बाद देखिए बृहत हिमालय, ये बृहत हिमालय दिख रहा होगा आपको, बृहत, ये बृहत है। इसके बाद बृहत के बाद इसी में देखिए आगे जब आएगा तो उसी को मध्य हिमालय कहते हैं, हालांकि यहाँ पर नहीं दिखाया है और नीचे में दिखा दिया है शिवालिक। तो इन दोनों के बीच में एक है मध्य हिमालय, याद रखेंगे, बृहत हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिमालय का सबसे दक्षिण का भाग जो है उसको शिवालिक कहते हैं, और उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का सबसे उत्तरी यदि पूछा जाएगा पर्वत तो उसको काराकोरम कहेंगे। ट्रांस हिमालय का सबसे दक्षिणी पूछा जाएगा तो जास्कर कहेंगे। हिमालय का सबसे उत्तरी पूछा जाएगा तो बृहत हिमालय कहेंगे। उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र का सबसे दक्षिणी पूछा जाएगा तो शिवालिक कहेंगे। हिमालय का भी सबसे दक्षिणी पूछा जाएगा तो शिवालिक ही कहेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद हो रहा होगा। अब भारत की जो ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची चोटी K2 जो है वो ट्रांस हिमालय में काराकोरम में है, याद रखेंगे। लेकिन भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाएगा तो बृहत हिमालय में आ करके देखिए ये कंचनजंगा है, कंचनजंगा। भारत में हिमालय की सर्वोच्च चोटी यही है, और भारत की सर्वोच्च चोटी है तो वो है K2। देख रहे होंगे ये 8597 है, तो ये 8611 है। तो 8611 भारत की सर्वोच्च चोटी हिमालय में नहीं है बल्कि ट्रांस हिमालय के काराकोरम में। समझ रहे होंगे सब ठीक ठाक से। चलिए फिर आगे देखते हैं, एक बार इस फिगर को भी ध्यान में ले आते हैं हम लोग। देखिए अब ये जो बृहत हिमालय है, हिमालय और नीचे जो प्रायद्वीपीय पठारेसी के बीच में सतलज गंगा का मैदान, या फिर आप कह सकते हैं ऊपर में ये जो पार्ट है दिखाया नहीं गया है, ये सिंधु का मैदान है। ठीक है, और ये पाकिस्तान है, सिंधु का मैदान। और इधर चले आते हैं, देखिए ब्रह्मपुत्र का मैदान भी लिखा हुआ है, ब्रह्मपुत्र का मैदान है। ठीक है, तो ये हिमालय और प्रायद्वीपीय भारत के मध्य में सिंधु का मैदान, यहाँ से सिंधु लिखेंगे, है ना, सिंधु, सतलज, गंगा और ब्रह्मपुत्र का मैदान आता है, जिसमें सिंधु का मैदान सबसे पश्चिम में, सतलज गंगा का मैदान मध्य भाग में है, इसी में यमुना भी आएगा, और ब्रह्मपुत्र का मैदान सबसे पूर्वी भाग में है। चलिए फिर आगे देखते हैं। अब हम लोग राजस्थान का भाग को देखते हैं। थार का मरुस्थल यही है, ग्रेट डेजर्ट ऑफ इंडिया, है ना, भारत का जो महामरुस्थल है वो थार मरुस्थल है। थार मरुस्थल से देखिए क्वेश्चन क्या आ सकता है कि थार मरुस्थल की जो जलवायु है कोपेन के अनुसार किस प्रकार का है। तो कोपेन के अनुसार 2 प्रकार का जलवायु थार मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, एक जो एक्सट्रीम वार्म है, जो सबसे ज्यादा गर्म है, और एक जो थोड़ा कम गर्म है। तो थोड़ा कम गर्म वाले को थोड़ा सा हरा टाइप का बना लेते हैं। ठीक है, हाँ, तो जो हरा टाइप का है यहाँ का जलवायु अलग है, और जो बहुत ज्यादा गर्म है इसको लाल कर देते हैं, यहाँ का जलवायु अलग है। तो जो रेड वाला बता रहे हैं इसको कहते हैं BWHW, और जो कम है इसका नाम है BSHW। याद रखिए, कोपेन के अनुसार थार मरुस्थलीय क्षेत्र में जो थार मरुस्थल से थोड़ा बाहरी भाग है जहां से कम तापमान होता है BSHW है, और जो अंदर का भाग है BWHW है। और यदि गंगा का मैदान का बात पूछा जाएगा तो ये गंगा का मैदान का है CWG, याद रखिएगा CWG। ये तीनों जिस तरह से बता रहे हैं एक ना एक एग्जाम में आ जाएगा। ठीक है, थार मरुस्थल के बाहरी भाग का जो कोपेन के अनुसार क्लाइमेटिक कंडीशन वो कैसा है, तो BSHW, याद रखिएगा BSHW। जो आंतरिक भाग है वो कैसा है थार मरुस्थल, BWHW, और गंगा का मैदान का CWG। ये पूछा गया है एग्जाम में, फिर पूछा जा सकता है। चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए हम लोग राजस्थान में अरावली हम लोग पढ़े थे अभी थोड़ा देर पहले। अब अरावली की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर पूछा जा सकता है एग्जाम में। सर्वोच्च शिखर का नाम क्या है, गुरु शिखर है। ठीक है, अब इसके नीचे आते हैं तो ये कच्छ का रण है, दलदली क्षेत्र, कच्छ का रण गुजरात में। इसके बाद नीचे आते हैं काठियावाड़ प्रायद्वीप है, काठियावाड़ प्रायद्वीप, गिर का वन इसी क्षेत्र में, काठियावाड़ प्रायद्वीप में। ऊपर कच्छ की खाड़ी और नीचे खंबात की खाड़ी है।
ठीक है। कैम्बे की खाड़ी देखिए एग्जाम में पूछ लिया बीपीएससी, है ना, कहाँ है, तो गुजरात में है। ठीक है, चलिए यहाँ से देखिए और भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। कांडला बंदरगाह का नाम क्या हो गया है ना, तो पंडित दीनदयाल, बीपीएससी में पूछ लिया सीडीपीओ का एग्जाम में। ठीक है, तो ये सब आपको जानना है। चलिए आगे देखिए, फिर खंबा की खाड़ी देख लिए, देखिए गिर की पहाड़ी यहाँ पर है। फिर आगे ये पहले ये साइड में देख लेते हैं, तो ये पश्चिमी घाट पर्वत है, देखिए लिखा हुआ पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। कालसूबाई, पश्चिमी घाट का उत्तरी भाग में कालसूबाई सबसे ऊंचा है, और दक्षिणी भाग आएंगे तो फिर ये जहाँ पे मिलता है तो दोदा बेटा ऊंचा हो जाएगा, और फिर अन्नामलई ऊंचा हो जाएगा। चलिए इसके बाद फिर हम लोग इधर हजारीबाग पहाड़, पठार देख लिए, रामगढ़ पहाड़ियां सब देख लिए थे, कैमूर ये सब देख चुके हैं हम लोग। ये सभी लगभग हम लोग देख चुके हैं। महादेव श्रेणी ये भी महाराष्ट्र में, दंडकारण्य सब अभी थोड़ा देर पहले बताया गया था। और ये हो गया पूर्वी घाट, ये भी आपको बताया गया। यही इलायची की पहाड़ी है, इसी को कार्डामम भी कहते हैं, जो कि सबसे दक्षिण में है, जो बीपीएससी एग्जाम में पूछा है। चलिए अब यहाँ पर एक दो चीज छूट गया था, जैसे देखिए पटकाई, पटकुई, पटकाई ऐसा लिखा हुआ रहेगा। पटकाई बूम पहाड़ी कहाँ, तो ये नागालैंड में। पटकाई बूम नागालैंड की पहाड़ी है, और नागा तो है ही यहाँ पे। ठीक है, चलिए मिजो पहाड़ी, ये सब गारो खासी जयंती आप जान लिए। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। वलित पर्वत, जो कि ऊपर हम लोग देखे थे पर्वत के रूप में। वलित पर्वत जब आंतरिक शक्ति के प्रभावों से चट्टानों में मोड़ पड़ जाते हैं तो वलित पर्वतों की उत्पत्ति होती है। वलित पर्वत अर्थात दोनों साइड से फोर्स लग रहा हो, इधर से भी फोर्स लग रहा हो, तो यहाँ के चीजों में जो वलन होगा, फोल्ड होगा, इसी को हम लोग वलित पर्वत कहते हैं। वलित पर्वत अभिसरण फोर्स से, है ना, अभिसरण जिसको कन्वर्जेंस कहते हैं, कन्वर्जेंस के कारण वलित पर्वत का निर्माण होता है। ब्लॉक पर्वत तनाव से होता है, तनाव की प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रंशन द्वारा निर्मित पर्वतों को हम लोग ब्लॉक पर्वत कहते हैं। भ्रंश जब होगा तो, जब दरार हो जाएगा तो वहां पर, जैसे जब भ्रंशन होगा तो वहां पर एक नदी का निर्माण होगा, जैसे नर्मदा नदी, और वहां पे ब्लॉक पर्वत का निर्माण हो गया सतपुड़ा। ठीक है, आगे देखते हैं। गुंडाकार पर्वत, जब विशेष दशा में धरातल के नीचे लावा का जमाव चाप के आकार में होता है तो धरातलीय भाग गुंडाकार आकार में ऊपर उठ जाते हैं, उसे गुंडाकार पर्वत कहते हैं। ठीक है, गुंडाकार पर्वत कहलाता है लावा के द्वारा जमने से। अब है हिमालय पर्वत श्रेणियां और पहाड़ियां। अब हिमालय के बारे में हम लोग थोड़ा डीप से पढ़ेंगे। ठीक है, उत्तरी पर्वतीय दीवार कहा जाता है कि जो हिमालय है वो, चलिए हिमालय जो श्रेणी है, हिमालय जो पर्वत है, हम लोग कह सकते हैं कि वो उत्तरी दीवार भी है। हमारा दीवार है एक तरह से प्राकृतिक बाउंड्री है, ऐसा बाउंड्री है जो ऐसा अटल बाउंड्री है जो कि दुश्मनों से हमें, इसके अलावा हमें कड़ाके की ठंड से, यानी कि विषम जलवायु से भी हमें प्रतिरक्षा देता है। इसलिए उत्तरी पर्वतीय दीवार के रूप में भी हिमालय को हम लोग कहते हैं। ठीक है, उत्तरी पर्वतीय दीवार चापाकार रूप में पश्चिम में पामीर तथा पूर्व में असम और अरुणाचल प्रदेश तक विस्तृत है। पामीर जानते ही हैं, दुनिया का छत। पामीर क्या कहलाता है? दुनिया का छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पामीर को हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। तो वहां से लेकर असम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। यह श्रेणी सतत रूप में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, असम और अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। बिल्कुल सही है। कहां से आता है? कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। यह पूर्व से पश्चिम लगभग 2500 किलोमीटर की लंबाई में है। ठीक है, लंबाई में सिंधु नदी से ब्रह्मपुत्र नदी तक विस्तृत है। पश्चिम में सिंधु गॉर्ज, सिंधु नदी गॉर्ज कह सकते हैं आप, सिंधु नदी गॉर्ज से लेकर पूर्व में ब्रह्मपुत्र नदी गॉर्ज तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र के द्वारा जो बना है गॉर्ज, उसका नाम है दिहांग गॉर्ज। दिहांग, ठीक है, याद रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश में दिहांग गॉर्ज है, नामचा बरवा पर्वत के पास में, जिसे कि ब्रह्मपुत्र नदी, यानी जो ब्रह्मपुत्र भारत में प्रवेश करती है उसके पहले उसका नाम है सांगपो। जैसे भारत में प्रवेश करते हैं अरुणाचल प्रदेश में,
तो उसको आप कह सकते हैं दिहांग नदी। और जैसे ही फिर असम में आती है तब उसका नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र नदी। और फिर जब भारत से वो बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम हो जाता है जमुना। और फिर भारत में जब गंगा नदी प्रवेश करती है तो भारत से गंगा नदी जब बांग्लादेश में जाती है तो उसका नाम होता है पद्मा। तो पद्मा और जमुना जब मिल जाए तब उसका नाम हो जाता है लास्ट में मेघना, और फिर बंगाल की खाड़ी में वो गिर जाती है। ठीक है, गंगा नदी बांग्लादेश में पद्मा, गंगा नदी पश्चिम बंगाल में हुगली के नाम से जानी जाती है। ठीक है, समझ रहे होंगे सब। फिर आगे भी मौका आएगा, अभी बहुत समझना है इसको। चलिए आगे देखते हैं। 2500 किलोमीटर तक ये विस्तृत है। अब है हिमालय श्रेणी। उत्तरी दीवार हम लोग देख लिए, वो पर्वतीय उत्तरी दीवार है। अब है हिमालय श्रेणी। हिमालय की एक दूसरे के समानांतर फैली हुई श्रेणियों को निम्न भागों में हम लोग बांट सकते हैं। ठीक है, क्या क्या है? तो एक है हिमाद्री। हिमाद्री को ही कहते हैं महान हिमालय या बृहत हिमालय। महान हिमालय या फिर बृहत हिमालय, मुख्य हिमालय, ठीक है, वही है। उत्तरी हिमालय, इसी का कई नाम है। हिमाद्री हिमालय, महान हिमालय, मुख्य हिमालय, उत्तरी हिमालय, बृहत हिमालय, ग्रेटर हिमालय, सब उसी का नाम है। ठीक है, दूसरा हिमाचल श्रेणी। हिमाचल श्रेणी को कई नामों से जानते हैं। मध्य हिमालय, दक्षिण हिमालय, पीर पंजाल, ठीक है, धौलाधर, और उसके बाद से फिर इसको हम लोग मसूरी, ठीक है, नेपाल में महाभारत, सब इसी का नाम है। ठीक है, और शिवालिक। शिवालिक का कोई ज्यादा नाम नहीं है, बस एक नाम है उप हिमालय। ठीक है, इसको लेसर हिमालय भी कहते हैं, ये उप हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, चलिए उप हिमालय। दक्षिणी हिमालय कभी नहीं कहेंगे, दक्षिणी हिमालय हिमाचल हिमालय ही है। ठीक है, हिमाचल हिमालय को लघु हिमालय भी कहते हैं। कितना नाम है, 7-8 नाम देखिए इसका भी है। लेकिन इसको शिवालिक हिमालय या बाहरी हिमालय कहेंगे या उप हिमालय कहेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के पोटवार क्षेत्र से लेकर बिहार लास्ट कोसी नदी तक फैला हुआ है। ठीक है, इसके बाद आगे फिर नहीं बढ़ता है। जबकि ये दोनों जो है ऊपर से लेकर के कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। देखिए यहाँ पे दिखाया गया है हिमालय का पोजीशन, साफ साफ दिख रहा होगा आप लोगों को। पामीर, यही देखिए लिखा हुआ पामीर। तो पामीर से शुरू होता है, देखिए हिमालय का ट्रांस हिमालय वाला भाग, काराकोरम यही है। देखिए यहाँ से शुरू हुआ पामीर से, और देखिए बढ़ते बढ़ते चला आया अरुणाचल प्रदेश तक। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नामचा बरुआ। ठीक है, तो ये इस प्रकार से उत्तरी दीवार है। उत्तरी दीवार उत्तर पश्चिम में पामीर और पूर्वी भाग में जो है अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए इसमें जो उत्तरी दीवार है, देखिए ट्रांस हिमालय है, यही ट्रांस हिमालय वाला भाग हुआ। बताया गया था ट्रांस हिमालय में 3, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, ये ट्रांस हिमालय का भाग हुआ। बृहत हिमालय, मध्य या लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय, जो कि अभी जस्ट ऊपर में बताया गया। बृहत हिमालय यानी महान हिमालय हुआ, लघु या मध्य हिमालय को हिमाचल हिमालय लिखा हुआ था, शिवालिक तो है ही शिवालिक। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। ये लास्ट वाला शिवालिक है, बीच वाला मध्य है, और ये जो है ये बृहत है, और ये जो हो गया काराकोरम, और ये हो गया लद्दाख, और ये हो गया जास्कर। ठीक है, सब दिख रहा होगा आप लोगों को। तुम कोशिश करते हैं कलर चेंज करके, तब और अच्छा दिखेगा। ये हो गया काराकोरम, ये हो गया लद्दाख, और ये हो गया जास्कर। ये हो गया महान हिमालय, ये हो गया मध्य हिमालय, और ये हो गया शिवालिक हिमालय। तो 3 गो हिमालय में और 3 ठो ट्रांस हिमालय में, ये 6 को मिल करके कह सकते हैं कि उत्तरी दीवार का निर्माण करता है। ठीक है, ट्रांस हिमालय के बारे में अभी हम लोग डीप से पढ़ेंगे आगे चल के। महान हिमालय, महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय, बृहत हिमालय या उत्तरी हिमालय, ग्रेटर हिमालय, सब इसी को कहेंगे। इसे महान हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। यह हिमालय का सबसे ऊंचा भाग है, जिसकी ऊंचाई औसतन 6000 मीटर, कहीं पे 6100 मीटर भी रहेगा लिखा हुआ। ठीक है, 6000 मीटर है।
अच्छा, आज का क्लास यहीं तक, ठीक है। आगे का पीडीएफ लगा हुआ नहीं है, आगे का पीडीएफ फिर अगले क्लास में।